नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने शुरू किया है भारत का आधुनिक इतिहास। चलिए नया अध्याय आज शुरू करेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। ठीक है, तो 1780 में सबसे पहले कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसे की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। इसके जो प्रथम प्रमुख जो बनाए गए थे वो मौलवी मुइज़ुद्दीन थे। ठीक, इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय, यानी जिन्हें इंटरप्रेटर कहते हैं, के रूप में सहायता करते थे। ठीक है, मतलब जो दो भाषा जानते थे और इंटरप्रेट करते थे। और भाषाएं जो सबसे पहले मदरसे में शुरू हुई, फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की। 1791 ईस्वी में बनारस में के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, कहाँ? बनारस में। ठीक है, जो भी वाराणसी है। और किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? जो हिंदुओं के धर्म और साहित्य और कानून है उनका अध्ययन करना था। प्रथम बार एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा। कहाँ? वाराणसी में। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। देखिए, पेरिस में था एक एशियाटिक सोसाइटी के बारे में आपने सुना है, तो उसकी सदस्यता सबसे पहले भारत से किसको दी गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। यहां से प्रश्न ये बनता है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। ये भी बहुत विशेष पॉइंट है। उसकी प्रस्तावना उस समय का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसने लिखी थी। ठीक है, विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। हॉलहेड ने 1798 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित की थी। सबसे पहले जो संस्कृत व्याकरण है वो किसने प्रकाशित की थी? हॉलहेड ने। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 1778 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय कौन नियुक्त हुए? विलियम जोन्स का नाम याद रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने फिर क्या की? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, 1784 में, एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। सॉरी, आगे देखेंगे। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। ठीक है, ये जो संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी, ठीक, जो विलियम जोन्स ने स्थापित करी थी, इसने अपनी जो रिसर्च थी एशियाटिक रिसर्च, उसमें भारत के अतीत, यानी कि जो भारत का सांस्कृतिक साहित्य रहा, उसको लाने का प्रयास किया था। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शंकुतलम शंकुतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, बिल्कुल। तो अभिज्ञान शंकुतलम का
अंग्रेजी में अनुवाद किस सोसाइटी ने करवाया था? ये ध्यान रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ने। ठीक है। इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त हुआ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हंटर आयोग। अब ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में। ठीक है, किसकी? डब्ल्यू हंटर। आप सीधे से बोलेंगे हंटर आयोग, 1882 ईस्वी में। और जो पाश्चात्य शिक्षा है, ठीक है, वेस्टर्न की जो शिक्षा थी, उसकी इतनी प्रगति हुई है भारत में, उसके लिए ये आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके सुधार और विकास पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है कौन सा स्कूल खुला, तो रंगपुर नेशनल स्कूल खुला था 1905 ईस्वी। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला। ठीक, तो कलकत्ता में एक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया 1905 में, और उसमें जो है ये डिसाइड किया गया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होना चाहिए। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। फिर जो है 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो पॉइंट यहां से बन सकता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट। दूसरा है सैडलर आयोग। ये सैडलर आयोग भी क्या है? शिक्षा से संबंधित था, ये ध्यान रखेंगे। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन का रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त किया। ठीक है, डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो सैडलर आयोग का गठन हुआ वो हुआ कलकत्ता में 1917 में। ये ध्यान रखना है, ये विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो हंटर आयोग था वो प्राथमिक शिक्षा के विकास के बारे में उसने बात की थी और पाश्चात्य शिक्षा की। कि जो सैडलर आयोग आया, इसने विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में बात की, ये ध्यान रखेंगे। तो ये विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित था। और कब आया है? 1977 में। हंटर आयोग इससे पहले आ गया था 1882 में। ठीक है, आगे देखेंगे। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, तो जो सैडलर आयोग बना, इसमें 2 भारतीय सदस्य भी रखे गए थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आगे देखेंगे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। ठीक है, तो मेनली ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की रिपोर्ट के लिए बनाया गया था सैडलर आयोग। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार तभी हो पाएगा जब माध्यमिक शिक्षा का सुधार होगा। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोक शिक्षा समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को, जो कि उस समय विधि सदस्य थे। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न ये भी शिक्षा आ सकता है कि लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। या फिर प्रश्न इस प्रकार बना देंगे कि भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किसने किया था? मैकाले ने। ठीक है,
ध्यान रखिए। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निषंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित, ठीक है? तो जो द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन है, समझ रहे? यानी अधोमुखी निषंदन सिद्धांत, पूछा जाएगा कि अधोमुखी निषंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ जाए, ठीक है? इस सिद्धांत का अर्थ था कि जो शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, मतलब उच्च वर्ग को दी जाए इंग्लिश में, फिर इस वर्ग से छन छज कर शिक्षा निचले वर्ग तक पहुंचे। समझ रहे? इनकी थ्योरी क्या थी अंग्रेजों की, ये यानी नीचे जो नीचे तबके के लोग थे उनको शिक्षा नहीं देना, जो उच्च तबके के लोग हैं उनको शिक्षा देनी है, तब उनसे शिक्षा जो है नीचे छन कर जाए। ये इनकी नीति थी शिक्षा के लिए। इसी को बोला जाता है अधोमुखी निषंदन सिद्धांत, ठीक है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव है वो किसने धरी? मैकाले ने धरी थी, ध्यान रखेंगे। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। देखिए, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो ये इतना जो है मैकाले आत्ममुग्ध था कि भैया इसने जो है तो भारत के जो रीति रिवाज हैं या जो भारत की शिक्षा है उसको बहुत ही तुच्छ समझा, और इसलिए ये स्टेटमेंट दिया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये प्रश्न बन सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका था? मैकाले का। तो आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ये मैकाले की देन है, जो इंग्लिश में सारी चीज़ें चलती, ठीक है? सारी गड़बड़ी। आगे देखेंगे, मतलब भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको खत्म कर दिया इसने, मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। और फिर ये दृष्टिकोण अपना लिया गया 1835 को, जो मैकाले का दृष्टिकोण था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक, जो 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। आज जो अंग्रेजी मानी जाती है उस शिक्षा में, वो यही इन्हीं की देन है, ठीक है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना की गई 1857 ईस्वी में। तो आपको देखेंगे जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो शिक्षा दी जाती है वो इंग्लिश में ही दी जाती है। ये सारा क्या है? ये मैकाले की देन है। जो उच्च शिक्षा दी जाएगी वो इंग्लिश में दी जाएगी, ठीक है? इसमें क्या हुआ, एक और डिस्पैच, मतलब और एक इन्होंने नीति ले आए, जिसको बोला गया चार्ल्स वुड के डिस्पैच। चार्ल्स वुड लेके आया और इसको बोला अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसमें क्या किया गया, जैसे लंदन के विश्वविद्यालय में जैसे इंग्लिश में सारे उच्च शिक्षा दी जाती है, ऐसे ही भारत में भी जो है विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और यहाँ पे शिक्षा इंग्लिश में दी गई, ठीक है? ये कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में, कब? 1857 में। समझ रहे हैं? ठीक है? तो प्रश्न ये आ सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, ठीक है? जानेंगे। डीके कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है? तो प्रश्न ये बने कि बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पहले कहाँ हुई? बंबई में हुई सबसे पहले। और किसके प्रयत्न से हुई? डीके कर्वे के प्रयत्न से, ठीक है? आगे देखेंगे। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डीके कर्वे की बात की जा रही है कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसलिए इन्होंने जो है एक महिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की सर्वप्रथम मुंबई में। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, ठीक है? तो पूना विधवा गृह की भी स्थापना किसने करी? डी कर्वे ने 1896। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था, ठीक है? तो स्वयं भी उन्होंने क्या है, एक विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 1958 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया।
आगे बात करेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। ठीक है, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? पुणे में की गई है। न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से ये बोला जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। इस संस्था के संस्थापकों में वी के चिपलुंकर, बीजी तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एवं एम बी नाम जोशी। ठीक है, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बोली, तो इन सब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इनका नाम याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक में से एक। ठीक है? यहाँ पे बोला जाता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं, आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारों में किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ये ध्यान रखिए। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी है? राजा राम मोहन राय जी ने। और कौन-कौन थे इनके साथ? 2 अंग्रेज थे, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। ये आधुनिक शिक्षा के प्रचारक थे, ये ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब करी उन्होंने? 1817। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में। एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। ये ध्यान रखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। तो ये याद रखेंगे कि कौन जो है जो भारतीय विश्वविद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा के प्रबल दावेदार माने जाते थे। यानी वो जो है फोर्स करते थे कि धार्मिक शिक्षा विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। तो नाम आता है मदन मोहन मालवीय जी का, ये ध्यान रखें। और आधुनिक शिक्षा के प्रचारक या प्रबल जो है दावेदारी कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। और फिर वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी रहे। तो सबसे पहले कुलपति भी रहे बनारस विश्वविद्यालय के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। देखिए, जो पत्रिकाएं हैं बिल्कुल याद रखनी है। हिंदुस्तान पत्रिका, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा। ये जो पत्रिकाएं निकाली हैं, ये प्रकाशित करी हैं, ये किसने करी हैं? मदन मोहन मालवीय जी ने। और 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। और ये जो विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा में थी उसमें धर्म शिक्षा के प्रबल दावेदार थे कि भैया धर्म शिक्षा, धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। ये ध्यान रखें। तो आज हमने देखा ब्रिटिश काल में जो भारतीय शिक्षा का विकास हुआ उससे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए। धन्यवाद।